So in this video we are going to study about features of Indian agriculture. तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो रेन फेड है, रेन पे डिपेंड करता है. फार्मर्स जो है वो मानसून पे डिपेंड रहते हैं. 55% जो क्रॉप्ड एरिया है वहाँ पे इरीगेशन होता है और 60% से ज़्यादा फार्म होल्डिंग ऐसा है जो रेन पे डिपेंड करता है, मानसून पे डिपेंड करता है. कुछ फ्यू स्टेट्स है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, अपने फार्मर्स को इरिगेशन सपोर्ट प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स में इरिगेशन को लेके कंसर्न्स बना हुआ है. वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो इंडिया में बहुत लो है और कैनाल इरिगेशन के साथ स्पेशली ये ऐसा केस है. इंडिया जो अपना 80% फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ करता है. चाइना जबकि 60% अपना फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ करता है, फिर भी चाइना का प्रोडक्शन इंडिया से ज़्यादा है. ट्यूबवेल्स है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिगेशन है. फार्मर्स जो वो ट्यूबवेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कैनाल के कंपैरिजन में. उनका जो शेयर है एक रैपिड रेट से इंक्रीज़ किया है. ट्यूबवेल्स इजी होते हैं यूज़ करने में, लेकिन ये भी एक क्या प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे हाईली सब्सिडाइज्ड पावर की ज़रूरत होती है. फार्मर्स ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ करते हैं, इसके कारण ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है. वाटर टेबल्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत अलार्मिंग रेट से नीचे जा रहा है. तो वाटर एप्लीकेशन का जो टेक्निक है, जो फ्लड इरिगेशन है, वो बहुत पुराना हो चुका है और वेस्टफुल हो चुका है. इसको अप टू डेट नहीं किया गया. फिर भी गवर्नमेंट से वो माइक्रो इरिगेशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है और कुछ बेटर डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन में ही कन्फाइंड है. दूसरा जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के साथ, दूसरा जो फीचर है इंडिया का फीचर, पहला फीचर ये था ये रेन फेड है, इंडियन एग्रीकल्चर रेन पे डिपेंड करता है. दूसरा फीचर ये है कि नॉन मेकेनाइज्ड है. मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो है वो 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है. 89% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है. स्मॉल फार्मर जो है उनके पास 1 to 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. एक डेटा यहाँ पे दिखा रहा है 1970 to 71, 2010, 11, 2015, 6. यहाँ पे फार्मर्स का नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो एवरेज साइज़ है लैंड का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है. फार्मर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुके हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन वैसे ही लैंड का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. अब नेक्स्ट है कलेक्टिव फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की बात की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPO. नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स. लैंड में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि इंटरमीडिएरीज का क्या हुआ, यहाँ पे अबॉलिशन हो चुका है. नेक्स्ट है टेनेंसी रिफॉर्म्स हुआ, रेंट रिडक्शन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योरशिप, ओनरशिप राइट्स, ये सब टेनेंसी रिफॉर्म्स हुआ है. नेक्स्ट है लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेशन, एग्रीकल्चर कॉपरेशन. 40 के कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस में. अब नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड भी एक प्रॉब्लम है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब तक फार्मिंग का सीज़न है तब तक फार्मर्स तो एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद क्या है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, अब वो अपने इफिशियंसी से कम वर्क करते हैं. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे 2 फार्मर्स की ज़रूरत है वहाँ पे 4 फार्मर्स इंगेज्ड है. 70% जो कोल है वो एनर्जी जो वो कोल से आता है, लेकिन गवर्नमेंट जो अपना फोकस कहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्लीन एनर्जी की तरफ. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. इंडियन एग्रीकल्चर में लो लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन हुआ. बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ह्यूमन लेबर पर डिपेंड करते हैं और एनिमल पावर पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे लो पेनिट्रेशन ऑफ मशीन हुआ, मशीन्स का यूज़ बहुत कम है. स्मॉल और फ्रैगमेंटेड फार्म होल्डिंग्स है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है. इनहेरिटेंस लॉज हैं जो फ्रैगमेंटेशन के प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स हैं जो इफ़ेक्टिवली स्मॉल फार्म्स में यूज़ हो सकता है. रफ टेरेंस है, पुअर पेनिट्रेशन ऑफ कस्टम हाइडिंग सेंटर्स है, लिमिटेड सक्सेस ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग है. ये कुछ रीजंस है लो फार्म मैकेनाइजेशन का प्रॉब्लम. नेक्स्ट आता है, अगर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो हमें मशीन्स को इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैकेनाइजेशन होगा तो वो जिसके कारण लॉस ऑफ जॉब्स होगा. अदर इंटरवेंशंस का भी ज़रूरत है.
गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर, जो एग्रीकल्चर ड्रॉप आउट्स को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, एब्जॉर्व कर सके। तो गवर्नमेंट को लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। We also need to produce energy from clean sources, and manufacturing industries are energy intensive and fossil fuels will increase the problem of climate change. तो हमें क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का ज़रूरत है, लेकिन क्लीन सोर्सेज से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो भी एनर्जी इंटेंसिव होता है, और फॉसिल फ्यूल जो होता है इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है तो वो क्लाइमेट चेंज को भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड थिंग्स क्या है और फॉरवर्ड थिंग्स क्या है। तो बैकवर्ड है सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, मशीन, लेबर, क्रेडिट, ये सब बहुत पीछे रह चुका है। अब नेक्स्ट है फॉरवर्ड, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वेयर हाउस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वैल्यू एडिशन बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट आता है बहुत सारा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड थिंग्स है वो इंडियन एग्रीकल्चर में एब्सेंट है। हमारे पास लो सीड रिप्लेसमेंट रेट या रेशियो है, ICAR है वो जल्दी। अब नेक्स्ट है राइस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन मेथड का यूज़ करते हैं राइस में। ग्लूकोसाइनोलेट्स जो क्या करता है, पंजेंट स्मेल करता है मस्टर्ड में। नेक्स्ट है पूसा 0031, मस्टर्ड विच गिव्स मोर इल्ड, ऐसा मस्टर्ड जो ज़्यादा इल्ड देता है। तो ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है वो क्या आता है, डिक्रीज़ होता है, यूरेसिक एसिड जो है वो डिक्रीज़ होता है, और पंजेंसी जो होता है वो कैटल फीड के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है वो पंजेंट स्मेल करता है मस्टर्ड में। पूसा 0031 है, मस्टर्ड जो ज़्यादा इल्ड देता है। ग्लूकोसाइनोलेट्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यूरेसिक एसिड भी डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर पंजेंसी, कोई पंजेंसी नहीं रहेगा तो वो मतलब कैटल फीड के लिए यूज़ हो सकता है, अगर पंजेंसी है तो वो यूज़ नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसजेनिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी, द क्रॉप विच कैन लीगली कल्टिवेट इन इंडिया। कुछ ऐसा क्रॉप है जो लीगली कल्टीवेट हो सकता है इंडिया में, जैसे कि बीटी कॉटन। कॉटन इज अटैक्ड बाय इंसेक्ट लाइक बॉलवर्म, किल्ड बाय पेस्टिसाइड मेड फ्रॉम बैलिसिलक thuringiensis। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि कॉटन जो है वहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बॉलवर्म ये सब अटैक करते हैं, जिसको पेस्टिसाइड के थ्रू मारा जा सकता है, जो बैसिलस thuringiensis से बने होते हैं। 2002 में 136 लाख बेल्स, 2012 to 13 398 लाख बेल्स जो है वो बीटी कॉटन में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बीटी ब्रिंजल वो भी क्या है, इलीगल है। HT कॉटन, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, तो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन होते हैं। कॉटन जो वो एक खरीफ क्रॉप है। अब नेक्स्ट आता है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, और फार्मर्स जो है वो इलीगली क्या कर रहे हैं, HT कॉटन को महाराष्ट्र में ग्रो करवा रहे हैं। टोमेटो जिसका सेल्फ लाइफ बहुत छोटा होता है वो कोल्ड एरिया में ग्रो नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए में रिच होता है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 GM मस्टर्ड है। तो GM क्रॉप्स जो होता है वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। WHO ये कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि GM क्रॉप्स जो है वो सेफ़ है। और राउंड अप रेडी जो होता है वो HT कॉटन के थ्रू जो यूज़ होता है वो कैंसर कॉज करता है। GM क्रॉप्स जो होता है वो इफिकेसी अपना लूज़ कर रहा है एक टाइम पीरियड के बाद। No research is conducted to prove where GM crops are harmful or useful for honeybees.
अब नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी रिसर्च ऐसा कंडक्ट नहीं कराया गया है जो प्रूव कर सके कि जीएम क्रॉप्स जो है वो हनी बीज के लिए हार्मफुल है या फिर यूज़फुल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 है। बॉलगार्ड 1 में क्राई 1AC होता है और बॉलगार्ड 2 में क्राई 1AC और 2AB होता है। फार्मर्स जो है वो कॉटन नहीं ग्रो करवा पा रहे, नहीं कल्टीवेट कर पा रहे हैं क्योंकि पिंक बॉलवर्म अटैक हो रहा है बार बार कॉटन पे ये जो इंसेक्ट है पिंक बॉलवर्म ये अटैक कर रहे हैं। बहुत सारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो वो इंडियन एग्रीकल्चर में मिसिंग है। हम लोग बैकवर्ड देखें ना भी सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड है, और फॉरवर्ड में क्या वेयर हाउस है, मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों क्या इंडियन एग्रीकल्चर में मिसिंग है। तो बैकवर्ड लिंकेज की हम बात करते हैं तो सीड्स हैं। Seeds are important input in agriculture and use of quality seeds can increase agriculture production and productivity. सीड्स जो वो इम्पॉर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर में। अगर हम अच्छे क्वालिटी के सीड्स का यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज़ करेगा। एग्जाम्पल, इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट बाय नॉर्मन बोरलॉग दैट रिजल्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट का नॉर्मन बोरलॉग की तरह, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ रिजल्ट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हम क्या किए थे कि न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स को ये सब को यूज़ किए थे ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या किया था राइज किया था। अब नेक्स्ट है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इंडिया में उनके पास क्वालिटी सीड्स का एक्सेस नहीं है और वो फार्म सेव्ड सीड्स पे क्या करते हैं डिपेंड करते हैं, जिसके कारण वी हैव लो सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड इट इज़ स्पेशली द केस फॉर द क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट्स एट्सेट्रा विच आर कल्टिवेटेड इन लेस डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन्स। और हमारे पास कोई मतलब क्या है लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है, और ऐसा जैसे कि क्रॉप्स ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट्स ये सब जो है वो लेस डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन्स में ग्रो करवाते हैं। तो वहाँ पे हम और ज़्यादा क्या है क्वालिटी सीड्स को नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि वो लेस डेवलप्ड एरियाज़ है, वहाँ पे फार्म सेव्ड सीड्स को ही यूज़ किया जाता है। तो हमें मतलब सीड रिप्लेसमेंट रेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि सीड्स जो है वो अवेलेबल हो सके जो लेस डेवलप्ड एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उसमें भी। देर आर ऑल्सो इशूज़ रिलेटेड टू अफोर्डेबिलिटी ऑफ सीड्स। तो बहुत सारे इशूज़ जो है वो सीड्स के अफोर्डेबिलिटी से भी रिलेटेड है। जीएम क्रॉप्स का जो इंट्रोडक्शन है वो डिबेट है, कंसर्न्स बायोडाइवर्सिटी लॉस का एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी होगा, इफिकेसी एक लंबे टाइम के बाद वो अपना इफिकेसी लूज़ कर देगा और मोनोपोलीज का भी क्रिएशन होगा। तो जीएम क्रॉप्स इंट्रोडक्शन करना जो एक मैटर ऑफ डिबेट है क्योंकि अलग अलग कंसर्न्स हैं, बायोडाइवर्सिटी ना लॉस हो, ह्यूमन के हेल्थ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, एक टाइम पीरियड के बाद क्या पता ही अपना एफिशिएंसी लूज़ कर दे या फिर मोनोपोलीज का क्रिएशन ना हो। तो ये सब का बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके भी डिबेट होना चाहिए और ये डिबेट का मैटर भी है। नेक्स्ट हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र जो अनदर बैकवर्ड लिंकेज है जो इंडियन एग्रीकल्चर में क्या है मिसिंग है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटाशियम है। माइक्रो जिंक है, आयरन है, कॉपर है। और नेक्स्ट क्या आता है सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो और माइक्रो के बीच में आता है। ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। यूरिया जो है वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो फर्टिलाइज़र्स जो है वो केमिकल के फॉर्म में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डेटा दिखा रहा है 1950 to 51, 70 to 71, 1980 to 81, 2000 to 2001, 2020 to 21। तो 0.5 kg पर हेक्टेयर है। फिर 1970 to 71 में 13.5 kg पर हेक्टेयर हो गया। फिर 34 kg हो गया पर हेक्टेयर। अब 90 kg पर हेक्टेयर हो गया है। और अभी रिसेंट का जो डेटा है 2020 to 21 135 kg पर हेक्टेयर। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो 2.4 kg पर हेक्टेयर हो रहा है।
अब नेक्स्ट है बिहार है, आंध्रा है और पौंडीचेरी है। यहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ इरिगेशन भी है। अब नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन के बारे में जब बात करें तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को। तो यूरिया जो है वो 46% नाइट्रोजन को कंटेन करता है, जो कॉमनली यूज्ड होता है और इससे फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है, ये सब क्या है, मैक्रो फर्टिलाइजर्स है। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट पोटेशियम, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम, जो 60% जो पोटेशियम होता है वो MOP में होता है, जो प्लांट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, टेक्सचर, लश्चर, ये सब प्रोवाइड करता है। इंडिया में इसका क्या रेशियो है, तो इंडिया की रेशियो की बात करें तो 7.2:2.8:1 यूज़ होता है ये। तो ये सब जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जनरली एलुवियल सॉइल इज डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस बट इन तराई रीजन इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस। एलुवियल सॉइल में क्या होता है जनरली, मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है, लेकिन तराई रीजन में क्या है, ये रिच इन फॉस्फोरस है। यूरिया जो है वो चीपेस्ट अमंग ऑल अदर फर्टिलाइजर्स है। और DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है वो हमें क्या करता है, नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है और फॉस्फोरस भी प्रोवाइड करता है। तो नाइट्रोजन 18% देता है और फॉस्फोरस 46% देता है। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। सब्सिडी इज फिक्स्ड ऑन न्यूट्रिएंट, अर्लियर MRP वाज फिक्स्ड। पहले MRP फिक्स्ड था, अब सब्सिडी को फिक्स्ड कर दिया गया न्यूट्रिएंट पे। जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। तो नाइट्रोजन पे 40 रुपीज़ पर केजी कर दिया गया है, पोटेशियम पे 30 रुपीज़ और फॉस्फोरस पे 30 रुपीज़ और पोटेशियम पे 20 रुपीज़ पर केजी। अगर एक फार्मर अपने फील्ड में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस यूज़ कर रहा है तो उसको कितना सब्सिडी मिलेगा, तो हमें पता है कि 40 रुपीज़ जो है वो नाइट्रोजन पे मिलेगा, 30 रुपीज़ फॉस्फोरस पे और 20 रुपीज़ पोटेशियम पे। तो मान लीजिए कि हम मतलब 3 पार्ट नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, 2 पार्ट फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं और 1 पार्ट जो है वो पोटेशियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कितना सब्सिडी हमें मिलेगा न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। कंपनीज कैन प्रोड्यूस n नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स। कंपनी जब वो n नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करती है प्लांट के टाइप पे, सब्सिडीज वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब कितना न्यूट्रिएंट का ज़रूरत है उसके बेसिस पे सब्सिडीज़ दिया जाता है। गवर्नमेंट जो है अभी भी मतलब यूरिया का जो इम्पोर्ट होता है उस पर प्राइस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो मतलब गवर्नमेंट जो है प्राइस को कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और इंपोर्ट को, तीनों को कंट्रोल करती है यूरिया का। यूरिया जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट भी होता है, प्लाईवुड में भी यूज़ होता है और आर्टिफिशियल मिल्क को प्रिपेयर करने में भी यूरिया का यूज़ होता है। तो यूरिया का जो प्राइस है इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस है। अब नेक्स्ट बैकवर्ड लिंकेज की बात करें तो फर्टिलाइजर्स, वी हैव ऑलरेडी सीन सीड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट फर्टिलाइजर्स। Plant requires certain micro, macro and secondary nutrients for their growth. These nutrients are absorbed by plant from the soil through the roots. If the soil does not carry these nutrients in sufficient quantities, fertilizers are added.
प्लांट को कुछ सर्टेन माइक्रो, मैक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होता है, प्लांट्स जो होता है एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, रूट्स के थ्रू। अगर सॉइल जो है इस न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में यूज़ कैरी नहीं करती है तो फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। ये केमिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर के भी फॉर्म में हो सकते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं। Although the uses of chemical fertilizers in the country has increased significantly since past few decades, but the usage is not uniform across the states. On the one hand, there are states and union territories such as Punjab, Pondicherry, etc., where the usage is more than 200 kg per hectare, while on the other hand, there are states and union territories such as Meghalaya, Lakshadweep, where usage is negligible. यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस तो बढ़ गया है कंट्री में पास्ट फ्यू डिकेड्स से, लेकिन इसका जो यूजेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है सारे स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जैसे पंजाब है, पौंडीचेरी है, वहाँ पे यूजेस जो है वो 200 पर केजी हेक्टेयर से ज़्यादा है, जबकि कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जैसे कि मेघालय है, लक्षद्वीप है, वहाँ पे इसका यूजेस नेग्लिजिबल है। और it has been noted that fertilizer usage is directly related to availability of irrigation as water is required for absorption of fertilizer. तो ये ऐसा देखा गया कि फर्टिलाइज़र का जो यूजेस है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, तो इरिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो ज़रूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, फर्टिलाइज़र के एब्जॉर्प्शन के लिए। यूरिया जो है वो कॉमनली यूज्ड केमिकल फर्टिलाइज़र है इंडिया में। इसे 46 नाइट्रोजन है और जो 46% नाइट्रोजन है जो फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी विच कवर्स अदर फर्टिलाइजर्स 28 एट प्रेजेंट। The government controls the price, production and import of urea meant for agriculture. तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का पार्ट नहीं है जो अदर फर्टिलाइजर्स को ये कवर करता है। 28 एट प्रेजेंट में है। गवर्नमेंट जो इसके प्राइस को, प्रोडक्शन को और इम्पोर्ट जो है यूरिया का वो सब क्या करता है, कंट्रोल करता है। एज इट इज़ चीपर दैन दी अदर फर्टिलाइजर्स इट इज़ ओवर यूज्ड। ये दूसरे फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में क्या ये चीपर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ओवर यूज़ होता है। सब्सिडाइज्ड यूरिया मेंट फॉर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डाइवर्टेड टू इंडस्ट्रीज, डाई प्रिंटिंग, कैटल फील्ड, प्लाईवुड, ऑटोमोबाइल। तो सब्सिडाइज्ड यूरिया जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए जो बना होता है वो इंडस्ट्रीज़ में भी डाइवर्ट होता है, जैसे कि डाई प्रिंटिंग के लिए, कैटल फील्ड के लिए, प्लाईवुड के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए। तो एग्रीकल्चर को छोड़ के भी यूरिया का बहुत सारा यूजेस है इंडस्ट्रीज़ में भी। इट इज़ यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ एंड इवन स्मगल्ड टू नेपाल एंड बांग्लादेश। दिस क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ यूरिया दैट रिजल्ट्स इन ब्लैक मार्केटिंग। तो मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूरिया का यूज़ किया जाता है और स्मगलिंग भी होता है इसका नेपाल और बांग्लादेश में। ये जो शॉर्टेज ऑफ यूरिया को क्रिएट करता है, इसी कारण ब्लैक मार्केटिंग भी होता है। सिंस खरीफ 2022 द गवर्नमेंट हैज़ बिन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट एज वेल। तो खरीफ सीज़न 2022 के टाइम से गवर्नमेंट जो है वो DAP का भी प्राइस क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। नीम कोटेड यूरिया, फॉर 1 टन यूरिया 600 ग्राम नीम ऑयल इज़ एडेड। तो अब क्या हो रहा है, यूरिया को नीम से कोटिंग भी किया जा रहा है। 1 टन यूरिया के लिए 600 ग्राम नीम ऑयल को ऐड किया जा रहा है। सिंस 2015 इट हैज़ बिकम मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट। 2015 से क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको मैंडेटरी किया गया है।
अब नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में हम लोग देख सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड नंबर, वैलिडिटी फ्रॉम दिस टू दिस, नेम डिस्प्ले होगा, आधार डिस्प्ले होगा, एड लोकेशन, खासरा नंबर, फार्म साइज, ये सब डिस्प्ले होगा। तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2018 में गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था। तब अलग अलग कोल डिपॉजिट्स हैं जैसे कि सिंदरी झारखंड है, टालसेर है, रामागुंदाम है, तो ये सब कोल डिपॉजिट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वेयर केमिकल्स आर यूज्ड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, जहाँ पे केमिकल्स जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा रहा है। तो पीएम प्रणाम, नो बजटरी एलोकेशन। लिक्विड नैनो एरिया 500 मिलीलीटर ऑफ मिक्सिंग H2O X, लिक्विड नैनो यूरिया कैन रिप्लेस 1 kg ऑफ यूरिया। तो 500 मिलीलीटर जो लिक्विड नैनो एरिया जो है वो 1 kg यूरिया को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। गवर्नमेंट इज सेविंग अ लॉट ऑफ सब्सिडी थ्रू इट। तो गवर्नमेंट जो है वो लिक्विड नैनो यूरिया का यूज़ करके बहुत ज़्यादा सब्सिडी को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है इसमें कि लिक्विड नैनो यूरिया जो है बस लीव्स पे अप्लाई किया जा सकता है, जो पत्ते होते हैं ना उस पर, जिसके कारण यील्ड क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। IFFCO नाउ हैज़ कम विथ